एपलांचिया के घने जंगलों में एक बात की गांठ बांध लो। यहाँ तुम कभी अकेले नहीं होते। ये पहाड़ शहरों की तरह नहीं है। यहाँ की मिट्टी बहुत पुरानी है और इसमें कुछ बहुत ही गलत दबा हुआ है। जब सूरज डूबता है और कोहरा खाइयों से ऊपर उठने लगता है, तब जंगल की आवाजें बदल जाती हैं। अगर तुम्हें अंधेरे में कोई अपना नाम पुकारते हुए सुनाई दे या झाड़ियों के पीछे से कोई बच्चा रोता मिले, तो मदद के लिए नहीं भागना, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो अक्सर नहीं होता। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर, और ये है एपलांचियन माउंटेन में लोगों के साथ घटी 3 सच्ची घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द रूट्स ऑफ द रेड रिज। लोग कहते हैं कि एपलांचियन माउंटेन्स दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। इतने पुराने कि जब ये बने थे तब डायनासोर्स का नामो निशान भी नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोग जो पीढ़ियों से इन घाटियों में रह रहे हैं, उनका एक ही नियम है, अगर जंगल में आपको कुछ अजीब दिखे तो आपने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ सुनाई दे तो आपने कुछ नहीं सुना। मेरा नाम जेकब है और मैं एक लैंड सर्वेयर हूँ। मेरा काम जंगलों के नक्शे बनाना और जमीन की हदें तय करना है। मैं तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था, लेकिन रेड रिज की उस घाटी में जो हुआ उसने मेरे तर्क की धज्जियां उड़ा दी। ये अक्टूबर की शुरुआत थी। पेड़ों के पत्ते लाल और नारंगी हो चुके थे, जिससे पूरा जंगल ऐसे लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। मुझे एक पुरानी प्रॉपर्टी का सर्वे करना था जो 60 साल से वीरान पड़ी थी। नक्शे के हिसाब से वहाँ एक पुराना कैबिन होना चाहिए था। मैंने अपनी जीप को मुख्य सड़क पर छोड़ा और अपना बैकपैक और इक्विपमेंट लेकर जंगल के अंदर पैदल निकल पड़ा। रास्ता बेहद पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली बदबू। करीब 3 घंटे चलने के बाद मुझे वो जगह मिली। वो कैबिन एक छोटी सी पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ था। वो पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जैसे उसे कभी जलाया गया हो, लेकिन वो अभी भी खड़ा था। अजीब ये बात थी कि कैबिन के चारों ओर करीब 50 फीट के दायरे में एक भी पौधा या घास का तिनका नहीं था। सिर्फ नंगी काली मिट्टी थी, जैसे जंगल खुद उस घर को छूने से डरता हो। मैंने अपना जीपीएस चेक किया, कोई सिग्नल नहीं मिला। ये सामान्य था क्योंकि वहाँ गहरे पहाड़ थे। मैंने कैबिन का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। क्रीक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अंदर धूल की मोटी परत जमा थी। फर्नीचर टूटा फूटा था। मेज पर एक पुराना जंग लगा हुआ लालटेन रखा था, लेकिन जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा वो दीवारें थी। दीवारों पर अंदर की तरफ से किसी ने नाखूनों से या चाकू से सैकड़ों लकीरें खींची हुई थी, और उन लकीरों के बीच बार बार एक ही सेंटेंस लिखा हुआ था, डोंट लेट देम टेक रूट। मैंने इसे किसी पागल आदमी का काम समझा। मैंने अपना काम शुरू किया। मुझे प्रॉपर्टी के चारों कोनों पर मार्क लगाने थे। शाम ढलने लगी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका था और एपलांचिया के जंगलों में अंधेरा बहुत तेजी से होता है। मैंने सोचा कि आज रात मैं यहीं कैबिन में रुक जाता हूँ और सुबह वापस निकल जाऊंगा। मैंने अपना स्लीपिंग बैग साफ जमीन पर बिछाया और एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोव जलाया। रात के करीब 9 बजे होंगे। जंगल एकदम शांत था, इतनी शांति कि मुझे अपने कानों में सन्नाटे की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी वो आवाज आई, जैसे कोई भारी लकड़ी को जमीन पर घसीट रहा हो। मैं चौकन्ना हो गया। आवाज कैबिन के पीछे से आ रही थी। क्या ये कोई भालू था? मैंने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और खिड़की से बाहर देखा, तो बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ों के काले साए थे। मैं वापस लेटने ही वाला था कि आवाज फिर से आई। इस बार आवाज करीब थी, बहुत करीब। मैंने अपना 45 कैलिबर का राइफल निकाल लिया। इन जंगलों में जंगली जानवर और ड्रग तस्कर दोनों का खतरा रहता है। कौन है वहाँ? मैंने कैबिन के अंदर से आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सरसराहट आई।
मैंने दरवाज़ा खोला और टॉर्च की रोशनी बाहर जंगल की तरफ मारी। रोशनी पेड़ों के तने पर पड़ी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। देवदार और ओक के पेड़ अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन कुछ अजीब तो था। मैंने ध्यान से देखा, कैबिन से करीब 20 मीटर दूर एक बड़ा ओक का पेड़ था। मुझे याद था कि जब मैं आया था तो वो पेड़ वहां नहीं था। वहां तो रास्ता खाली था। मेरा दिमाग चकरा गया। शायद मैं भूल रहा हूँ। मैंने सोचा, थकान इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मैं वापस अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने एक कुर्सी दरवाजे के हैंडल के नीचे फंसा दी। करीब 1 घंटे बाद मुझे नींद आने लगी। मेरी आंखें भारी हो रही थी। तभी छत के ऊपर से आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। लेकिन ये कदमों की आवाज नहीं थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई लकड़ी की लाठी को छत पर ठोक रहा हो। मैं सांस रोककर ऊपर देखता रहा। छत के कण धूल की दरारों से नीचे गिर रहे थे। फिर एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। ये आवाज इंसान की नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों को कुचला जा रहा हो और उन पत्तियों से शब्द निकाला गया हो। खुरदुरी, सूखी और बेजान आवाज। जेकब, मिट्टी अच्छी है। मैं कांपते हाथों से अपनी बंदूक ताने खड़ा हो गया। तुम जो भी हो नीचे आओ, मैं गोली मार दूंगा। छत के ऊपर से एक घसीटने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। मैं पूरी रात जागता रहा। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल मुँह को आ जाता। सुबह के 4 बजे जब आसमान में हल्का नीलेपन आने लगा, मैंने खिड़की से बाहर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। कैबिन के चारों ओर जहां पहले खाली काली मिट्टी थी, अब वहां पेड़ थे। वे रात भर में उगे नहीं थे, वो चल कर आए थे। कैबिन को घेरे हुए थे, बिल्कुल दीवार से सटकर। उनकी शाखाएं कैबिन की छत और खिड़कियों को जकड़ रही थी और वो सामान्य पेड़ नहीं थे। उनका रंग पीला और बीमार सा था और उनकी चाल लकड़ी की नहीं लग रही थी। वो झुर्रीदार मांस जैसी लग रही थी। जहाँ पेड़ों में गांठ होती है, वहाँ उनमें आंखें थी, बंद सूजी हुई इंसानी आंखें। मैं पीछे हट गया। मेरा पैर कुर्सी से टकराया। तभी खिड़की के पास वाले पेड़ की एक आंख खुली। वो आंख पूरी तरह सफेद थी। उसमें कोई पुतली नहीं थी। कैबिन की लकड़ी चरमराने लगी। पेड़ कैबिन को दबा रहे थे, उसे कुचलने की कोशिश कर रहे थे। बाहर आओ, उन सब पेड़ों ने एक साथ आवाज लगाई। एक धीमी फुसफुसाती हुई कोर्स आवाज, हमारी जड़ों का हिस्सा बनो। मुझे यहाँ से निकलना था अभी। मैंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। मैंने दरवाजे से कुर्सी हटाई। मुझे पता था कि दरवाज़ा खोलते ही वो सामने होंगे, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली, रिवॉल्वर का हैमर पीछे खींचा और दरवाज़ा लात मार कर खोला। सामने का नज़ारा किसी बुरे सपने से भी बदतर था। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक पेड़ खड़ा था, लेकिन उसका तना बीच में से फटा हुआ था। उस फटे हुए तने के अंदर एक आदमी धंसा हुआ था, या शायद वो आदमी ही पेड़ बन रहा था। उसका आधा शरीर लकड़ी का हो चुका था। उसके पैर जड़ों की तरह जमीन में धंसे हुए थे। उसका चेहरा अभी भी इंसान का था, लेकिन वो दर्द से बेहाल था। उसका मुंह खुला था और उसके मुंह से टहनियां बाहर निकल रही थी। वो मुझे देख रहा था। मत जाओ, उस आदमी ने कहा। उसके गले से लकड़ी के टूटने की आवाज आ रही थी। भूख लगी है। उसने अपनी एक शाखा मेरी तरफ बढ़ाई। वो शाखा एक लंबे सूखे हाथ जैसी लग रही थी। मैंने बिना सोचे फायर किया। गोलियां उसके सीने में लगी, लेकिन खून नहीं निकला। वहां से गाढ़ा तरल पदार्थ निकला, जिसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो चीज चिल्लाई, एक ऐसी चीख जो किसी टूटे हुए वायलिन और रोते हुए बच्चे की आवाज जैसी थी। जंगल के सारे पेड़ उस चीख के साथ कांपने लगे। मैं भागा।
मैं पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए भागा। शाखाएं मेरे कपड़े फाड़ रही थी, मेरी त्वचा को खरोंच रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। जमीन पर उभरी हुई जड़ें मेरे पैरों में फंस रही थी, जैसे वो जानबूझकर मुझे गिराना चाहती हों। पकड़ो उसे, पकड़ो। हवा में आवाज गूंज रही थी। मैं नहीं रुका, मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरे चेहरे पर खून और पसीना बह रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर भागा, शायद मिनटों तक, शायद घंटों तक। अचानक जंगल खत्म हो गया और मैं सड़क पर आ गिरा। पक्की डामर की सड़क। सामने से एक ट्रक आ रहा था। मैंने हाथ हिलाया, ट्रक ने जोर से ब्रेक मारा और मेरे पास आकर रुक गया। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था, जल्दी से बाहर निकला। हे भगवान, बेटा तुम ठीक हो? उसने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं हाँफ रहा था, बोल नहीं पा रहा था। मैंने बस जंगल की तरफ इशारा किया। बूढ़े ने जंगल की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, एक डर। तुम घाटी में गए थे? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने मुझे ट्रक में बिठाया। चलो यहाँ से दूर चलते हैं और पीछे मुड़कर मत देखना। जब ट्रक चलने लगा, मैंने साइड मिरर में देखा। जंगल की सीमा पर पेड़ों की कतार में एक फिगर खड़ी थी। वो लंबी थी, लकड़ी जैसी भूरी। उसने अपना हाथ उठाकर मुझे विदा किया। आज मैं अपने घर में हूँ, शहर में, सुरक्षित। लेकिन कल रात मैंने अपने पैरों को देखा। मेरे दाएं पैर के अंगूठे पर नाखून के नीचे त्वचा का रंग बदल रहा है। वह सख्त हो रही है, खुरदुरी हो रही है, बिल्कुल लकड़ी की जैसी। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि ये फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये क्या है। मुझे अभी भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जब घर में सन्नाटा होता है। जड़ें फैल रही हैं। मैं अब पार्क में नहीं जाता, मैं लकड़ी की चीज़ों का हाथ नहीं लगाता। एपलांचा के जंगल कभी अपना शिकार नहीं छोड़ते। वो धीरज रखते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। और मुझे डर है, मैं अब इंसान नहीं रहा। मैं बस एक बीज हूँ जिस शहर के बीचों बीच बो दिया गया है। और जंगल अब यहाँ उगने वाला है। द विम्परिंग शाफ्ट। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी से नहीं होता। अंधेरा एक वजन होता है, एक ऐसा सॉलिड मटेरियल जो आपके फेफड़ों को दबाता है, आपकी आंखों पर पट्टी बांधता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि आप जिंदा लोगों की दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। मेरा नाम है सैमुअल। मैं एक अर्बन एक्सप्लोरर हूँ। मेरा काम, यह कह लीजिए मेरा नशा, उन जगहों को खोजना है जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। बंद पड़ी खदानें, पुराने बंकर्स और वीरानी गुफाएं। निवाड़ा के रेगिस्तान में सिल्वर क्वीन माइल को बंद हुए 100 साल हो चुके थे। नक्शे पर इसका कोई नाम नहीं था, बस पुराने माइनर्स की कहानियों में इसका जिक्र था। कहानियों के मुताबिक उन्होंने वहां चांदी ढूंढने के लिए खुदाई की थी, लेकिन उन्हें कुछ और मिल गया, कुछ ऐसा जिसने उन्हें खदान को डायनामाइट से उड़ाकर हमेशा के लिए सील करने के लिए मजबूर कर दिया। बेशक मुझे लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। मैं अपनी कार से उतरकर उस वीरान जमीन पर खड़ा था। दोपहर का सूरज तप रहा था, लेकिन माइन के मुहाने से ठंडी हवा आ रही थी। वो हवा पुरानी थी, जैसे किसी कब्र का ढक्कन खोला गया हो। मैंने अपना गियर चेक किया, हेडलैम्प्स, बैकअप फ्लैशलाइट्स, रोप्स, कैरेबिनियर्स और मेरा गोप्रो कैमरा। मेरा नियम था, अकेले कभी मत जाओ, लेकिन मेरे पार्टनर मार्क की टांग टूटी हुई थी और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं माइन के अंदर दाखिल हुआ। शुरुआत के 500 मीटर सब कुछ सामान्य था। पुरानी लकड़ी के बीम्स छत को सहारा दिए हुए थे। जमीन पर जंग लगी हुई पटरियां थी, लेकिन जैसे जैसे मैं गहराई में गया, हवा बदलने लगी। हवा में एक अजीब सी मेटेलिक गंध आ रही थी, तांबे और खून के जैसी। रास्ता एक जगह पर ब्लॉक था, चट्टानों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन ऊपर की तरफ एक
छोटा सा वेंटिलेशन शाफ्ट खुला हुआ था। यह तंग था, बमुश्किल इतना चौड़ा कि एक आदमी रेंग कर निकल सके। मैंने अपने आप को शाफ्ट में धकेला। अंदर घुटन थे, धूल और मकड़ी के जाले मेरे चेहरे पर चिपक रहे थे। मुझे रेंगते हुए करीब 20 मिनट हो चुके थे जब अचानक शाफ्ट खत्म हो गई और मैं एक बड़ी खाली जगह में जा गिरा। धड़ाम, मैं जमीन पर गिरा। धूल का गुब्बारा उठ गया। मैंने हाँफते हुए अपना हेडलैम्प ठीक किया और चारों तरफ देखा। ये कोई सामान्य माइनिंग चेम्बर नहीं था, यह विशाल था। इसकी छत मेरी रोशनी की पहुंच से भी ऊंची थी और जमीन पर अजीब तरह के गड्ढे थे। तभी मेरा ध्यान दीवारों पर गया। चट्टानों की दीवारों पर खरोंची थी, लेकिन ये माइनिंग टूल्स की खरोंचे नहीं थी। ये समांतर लकीरें थी, 4-4 के सेट में, जैसे किसी ने उंगलियों से पत्थर को छीला हो। हेलो, मैंने मजाक में कहा। मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हेलो हेलो हेलो। गूंज धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन फिर एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ गूंज नहीं थी, ये मेरी दाईं ओर से आई थी, उस अंधेरे के कोने से जहाँ मेरी रोशनी नहीं पहुँच रही थी। मैंने अपनी लाइट्स उस तरफ घुमाई। वहाँ कुछ नहीं था, बस पत्थर और धूल थी। चूहे होंगे, मैंने खुद को तसल्ली दी। या हवा की वजह से पत्थर गिर रहे होंगे। मैं आगे बढ़ा। मुझे लगा मुझे नीचे जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने अगला कदम उठाया, मैंने सुना मेरे जूतों की आवाज़ और उसके ठीक 1 सेकंड बाद क्रंच। मैं रुका। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं फिर चलने लगा। क्रंच क्रंच। फिर से वो आवाज़ आई, क्रंच क्रंच। कोई मेरे कदमों की नकल कर रहा था, लेकिन वो मेरे पीछे से नहीं आ रही थी। आवाज़ मेरे आगे से आ रही थी, जैसे कोई अंधेरे में मेरा इंतज़ार कर रहा हो और मेरे करीब आने पर पीछे हट रहा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था। कौन है वहाँ? मैंने चिल्लाया। इस बार कोई गूंज वापस नहीं आई। मेरी आवाज़ अंधेरे में जाकर मर गई, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। अचानक मेरे हेडलाइट की रोशनी फ्लिकर करने लगी। इसमें नई बैटरीज थी, इसे खराब नहीं होना चाहिए था। रोशनी बुझ गई, गहरा घना हो गया, ऐसा अंधेरा जिसे आप अपनी आंखों के सामने हाथ हिलाकर भी नहीं देख सकते। मैं अपनी बैकअप टॉर्च निकालने के लिए जेब में हाथ डालने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ हवा। मेरे चेहरे के बिल्कुल पास गरम नम हवा थी। कोई मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ा सांसें ले रहा था, इतनी खामोशी से कि मैं उसके आने की आहट भी नहीं सुन पाया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला बंद हो गया। उस सांस में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से फ्लेयर निकाल ली और उसे जला दिया। लाल रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और मैंने उसे देखा। वो मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था। वो इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। उसकी त्वचा ट्रांसल्यूसेंट थी, इतनी पतली कि मैं उसके नीचे नीली नसें और धड़कते हुए अंग देख सकता था। उसकी कोई आंखें नहीं थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ चिकनी त्वचा थी। लेकिन उसके कान बड़े थे, चमगादड़ जैसे। उसका मुंह एक गोल छेद जैसा था, जिसमें अनगिनत सुई जैसे दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। वो रोशनी से डरा नहीं, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही फ्लेयर की आवाज हुई, उसने अपना सिर टेढ़ा किया। वो सुन रहा था। मैं पीछे हटा। मेरा पैर एक पत्थर से टकराया। उस चीज का सिर बिजली की रफ्तार से मेरे पैर की तरफ घूमा और फिर उसने एक आवाज निकाली, एक ऐसी आवाज जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। ये एक अल्ट्रासोनिक क्लिक थी, इतनी तेज कि मेरे दांतों में दर्द होने लगा और जवाब में पूरे चैम्बर से हजारों क्लिक की आवाजें आने लगी। मैंने अपनी टॉर्च छत की तरफ घुमाई। छत हिल रही थी। वहां सैकड़ों थे। वो छिपकलियों की तरह छत और दीवारों से चिपके हुए थे।
उनकी पीली नारंगी त्वचा लाल रोशनी में चमक रही थी। वो सब अपना सिर मेरी तरफ घुमाए हुए थे। उनके बड़े बड़े कान मेरी हर हरकत, मेरी हर धड़कन को सुन रहे थे। भागो, मेरा दिमाग चिल्लाया, अभी भागो। मैं पलटा और उस वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ भागा जिससे मैं अंदर आया था। इसके बाद मानो मेरे पीछे नर्क टूट पड़ा। गीले पैरों के थपकाने की आवाज आ रही थी। वे दीवारों से नीचे उतर रहे थे। वो दौड़ नहीं रहे थे, वो बह रहे थे। मैं शाफ्ट के मुहाने पर पहुंचा और खुद को अंदर धकेल दिया। मैं कोहनी और घुटनों के बल रेंग रहा था। मेरे पीछे शाफ्ट में घुसने की आवाजें आ रही थी। वो शाफ्ट में आ चुके थे। जल्दी कर सैम, जल्दी कर, मैंने खुद पर चिल्लाया। तभी मुझे अपने बाएं पैर पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। किसी चीज ने मेरा बूट पकड़ लिया था। उसके दांत चमड़े को फाड़कर मेरे मांस में घुस गए थे। मैं दर्द से चिल्लाया और मैंने अपने दूसरे पैर से जोर से लात मारी। मेरा बूट किसी गीली मांसल चीज से टकराया। एक तीखी चीख सुनाई दी और पकड़ ढीली हो गई। मैं पागलों की तरह आगे रेंगा। मेरा खून बह रहा था, लेकिन एड्रेलिन ने मुझे दर्द महसूस होने नहीं दिया। मुझे सामने रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन शाफ्ट संकरा होता जा रहा था और पीछे से आने वाली आवाजें तेज होती जा रही थी। वो मेरे खून की गंध सूंघ रहे थे। मैं उस आखिरी तंग हिस्से में फंस गया। मेरा बैकपैक अटक गया था। नहीं नहीं नहीं, पीछे से खुरचने की आवाज अब बिल्कुल मेरी एड़ियों के पास से आ रही थी। मैं उनकी गर्म सांस को महसूस कर सकता था। मैंने अपना बैकपैक उतारने के लिए संघर्ष किया। बक्कल जाम हो गया था। मुझे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। ठंडी चिपचिपी उंगलियां मेरी शर्ट को टटोल रही थी। वो मुझे ढूंढ रही थी। मैंने एक जोरदार झटका दिया और बैकपैक की पट्टियां टूट गईं। मैं झटके से आगे गिरा और शाफ्ट से बाहर लुढ़क गया। मैं बाहर माइन की मेन टनल में था। मैं वहां से लंगड़ाते हुए भागा। मुझे रोशनी दिख रही थी, असली सूरज की रोशनी। जब मैं बाहर रेगिस्तान की धूप में निकला तो मैं रेत पर गिर पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन मुझे वहां जन्नत जैसे लगा। मैं अपनी कार तक घसीटते हुए गया। मैंने अपना पैर देखा। वहां एक गहरा घाव था, जैसे किसी शार्क ने काटा हो, और घाव की चारों तरफ एक काला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी जंगली जानवर का हमला है। उन्होंने रेबिस का इंजेक्शन लगाया और मेरे जख्म पर टांके लगा दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं घर वापस आ गया हूँ। मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ, एक भीड़ भाड़ वाले शहर में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है, बहुत ज्यादा तेज। मैं अपने पड़ोसी के घर में चल रही घड़ी की टिक टिक सुन सकता हूँ। मैं दीवारों के अंदर पानी के पाइप में बहते हुए पानी को सुन सकता हूँ। और रात में जब शहर शांत हो जाता है, मुझे अपने अपार्टमेंट की दीवारों के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, क्लिक क्लिक क्लिक। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है या शायद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से। लेकिन आज सुबह जब मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा था, मैंने अपनी जेब के नीचे कुछ महसूस किया, एक छोटा सा उभार। मैं आईने में करीब से देखा। मैंने अपना मुंह खोला और जीभ उठाई। मेरी जीभ के नीचे जहाँ कोमल त्वचा थी, वहाँ एक नई छोटी सी आंख उग रही थी। मेरे कानों के पीछे की त्वचा वो पतली हो रही है, लगभग ट्रांसपेरेंट। मुझे रोशनी अब बहुत चुभती है। मुझे अंधेरा अच्छे लगने लगा है। वो घाव, वो काटने का निशान नहीं था, वो इन्फेक्शन था। ये शायद वो एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी। मुझे अब भूख नहीं लगती। खाने का स्वाद राख जैसा लगता है। लेकिन कल रात जब मैंने एक मक्खी को अपनी मेज पर बैठी देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं बदल रहा हूँ, मैं वो बन रहा हूँ। मैंने अपनी कमरे की सारी खिड़कियां काली कर दी हैं। रोशनी मुझे जलाती है और अब मैं सुन सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी धड़कन, वो बहुत
तेजी से चल रही है। डरो मत, मैं आ रहा हूँ। अंधेरा बहुत सुकून देता है, बस लाइट्स बंद कर दो और मेरी आवाज़ सुनो। द कीपर ऑफ द रोज। मक्की के खेत कभी चुप नहीं रहते। अगर आप शहरों से हैं तो आपको लगता होगा कि खेत शांत होते हैं, लेकिन आप गलत हैं। मक्की के सूखे हुए पत्ते हवा में रगड़ खाते हैं और वो आवाज़ एक फुसफुसाहट जैसी होती है, जैसे हजारों लोग एक साथ धीमी आवाज़ में कोई राज साझा कर रहे हों। मेरा नाम जैक है और मैं ये आखिरी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पर कर रहा हूँ, जबकि मैं बेसमेंट के उस कोने में छिपा हूँ जहाँ वाईफाई सिग्नल बमुश्किल आता है। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज अपलोड होगा या नहीं, लेकिन अगर आपको नेब्रास्का के बाहरी इलाकों में एक सस्ता फार्म हाउस बिकाऊ मिले तो उसे कभी मत खरीदना। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मुझे गांव की वीरान इमारतों की तस्वीर खींचना बहुत पसंद था, इसलिए जब मुझे ये फार्म हाउस, जिसे स्थानीय लोग द मिलर इस्टेट कहते थे, कौड़ियों जैसे दाम में मिला तो मैंने तुरंत खरीद लिया। ये घर चारों तरफ से मक्की के खेतों से घिरा हुआ था। मीलों दूर तक सिर्फ मक्की ही मक्की, पीली, सूखी और 6 फीट ऊंची मक्की। घर तक पहुंचने के लिए एक कच्चा लंबा ड्राइव भी था जो न हरे पीले डंठलों के बीच से होकर गुजरता था। पहले 3 दिन जन्नत जैसे थे। सुबह की सुनहरी रोशनी, पुरानी लकड़ी की बनावट और पूरी तरह से शांति। लेकिन चौथे दिन मैंने उसे नोटिस किया। घर के पीछे करीब 50 गज की दूरी पर मक्की के खेतों के बिल्कुल बीचों बीच एक स्केयरक्रो खड़ा था। वो आम स्केयरक्रो जैसा नहीं था। आमतौर पर लोग पुरानी शर्ट और जीन्स में भूसा भर देते हैं, लेकिन ये काफी अलग था। इसने एक लंबा काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था जो समय और मौसम की मार से फट चुका था। उसके सिर पर एक पुरानी बोरी जैसा कुछ था जिस पर किसी ने काले पेंट से 2 बेढंगी आंखें और एक टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना दिया था, और उसके सिर पर एक चौड़ी किनारे वाली टोपी थी। अजीब बात ये थी कि जब मैंने घर खरीदा था तब रियल्टर ने या मैंने उसे नोटिस नहीं किया था। खैर, मैंने सोचा कि शायद मक्की की ऊंचाई की वजह से पहले दिखा नहीं होगा। मैंने अपना कैमरा उठाया और उसकी कुछ तस्वीरें ली। जूम लेंस से देखने पर वो और भी डरावना लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पेंट की हुई वो आंखें मुझे घूर रही थी। उस शाम हवा तेज हो गई थी। मक्की के पत्ते पागलों की तरह सरसरा रहे थे। मैं पोर्च पर बैठकर कॉफी पी रहा था। मेरी नजर फिर से उस स्केयरक्रो पर पड़ गई। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो नजदीक आ गया था। सुबह वो मक्की की 10वीं कतार में था, अब वो साफ तौर पर 5वीं कतार में खड़ा था। ये नामुमकिन है, मैंने जोर से कहा। शायद हवा से झुक गया होगा, लेकिन हवा किसी भारी लकड़ी के खंभे को उखाड़कर 5 कतार आगे नहीं गाड़ सकती। मैंने अपनी कॉफी वहीं छोड़ दी और अंदर चला गया। मैंने सारे पर्दे गिरा दिए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बाहर हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई घर की दीवारों को कपड़े से रगड़ रहा हो। अगली सुबह मैं हिम्मत करके बाहर निकला। मेरे हाथों में एक बेसबॉल बैट था। स्केयरक्रो अपनी जगह पर था, 5वीं कतार में। मैं उसके पास गया। बहुत नजदीक जाने पर उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़े हुए कद्दू और गीली मिट्टी की बदबू। मैंने बैट से उसके कोट को हल्का सा उठाया। अंदर सिर्फ सूखी लकड़ियां और तारें थी, कोई इंसान नहीं था। तुम पागल हो रहे हो जैक, मैंने खुद से कहा। अकेलेपन का असर है। मैं वापस मुड़ा और घर की तरफ चलने लगा। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, जैसे किसी ने सूखा पत्ता कुचला हो। मैं झटके से पलटा। स्केयरक्रो वहीं था, लेकिन उसका सिर अब दाईं ओर झुका हुआ था। उसका पेंट किया हुआ मुंह, मुझे कसम है कि वो मुंह पहले से ज्यादा चौड़ा हो गया था, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। मैं घर की तरफ भागा। मैंने दरवाजे लॉक किए और अपनी शॉटगन निकाल ली। अगले 2 दिन मैं घर से नहीं निकला। मैं खिड़कियों के बीच से बाहर झांकता रहा। वो चीज अब और करीब आ रही थी। हर बार जब मैं अपनी नजर हटाता
वो हिल जाती। मैं किचन में पानी पीने जाता, वापस आता तो वो 10 कदम करीब होते। मैं बाथरूम जाता, जब तक वापस आता तो अब बाढ़ के पास खड़ा होता। वो वीपिंग एंजल्स जैसे खेल रहा था, लेकिन ये कोई टीवी शो नहीं था। तीसरी रात बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। मैं लिविंग रूम में सोफे के पीछे दुबका बैठा था। मेरे हाथ में शॉटगन थे और बगल में एक बड़ी फ्लैशलाइट। बाहर सन्नाटा था, हवा रुक चुकी थी। मक्की के खेत खामोश थे और ये खामोशी हवा के शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। तभी सामने के पोर्च की सीढ़ियों से आवाज आई, क्रीक, लकड़ी के चरमराने की आवाज। कोई पोर्च पर चढ़ा था। कदम भारी थे। वो कदम की आवाज जूतों की नहीं थी। वो आवाज थी लकड़ी के खंभे के जमीन से टकराने की, जैसे कोई लंगड़ाते हुए चल रहा हो या बैसाखियों पर चल रहा हो। वो दरवाजे तक आया और रुक गया। मैं सांस रोक कर बैठा रहा। फिर दरवाजे के नीचे से एक चीज अंदर सरकाई गई। मैंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई। वो एक मक्की का भुट्टा था, लेकिन वो सड़ा हुआ था, काला पड़ चुका था और उसमें कुछ लिपटा हुआ था। मैंने उसे नहीं उठाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बहुत ही सलीके से दी गई थी, 3 बार धीमी और एक रिदम के साथ। जैक, आवाज दरवाजे के बाहर से आई, लेकिन वो गले से नहीं निकली थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे हवा किसी सूखी बांसुरी से गुजर रही हो, खोखली और घरघराती हुई। जैक, फसल तैयार है। मैंने शॉटगन लोड की। दूर रहो, मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। मैं चिल्लाया। बाहर से एक हंसी की आवाज आई, सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी हंसी। गोली भूसे को नहीं मारती जैक। फिर खिड़की का कांच टूट गया। रसोई की तरफ से आवाज आई। वो पीछे से आ गया था। मैं लिविंग रूम से भागा और बेसमेंट के दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही मैं बेसमेंट की सीढ़ियों पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। रसोई के अंधेरे में वो खड़ा था। वो स्केयरक्रो अब खंबे पर नहीं था, वो अपने पैरों पर खड़ा था। लेकिन उसके पैर, हे भगवान, उसके पैर मक्की के सूखे डंठलों से बने हुए थे जो आपस में गूंदे हुए थे। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और जंग लगी हुई कीलों की थी और उसका चेहरा, वो बोरी अब फट चुकी थी। अंदर कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मक्की के दाने थे, हजारों पीले दाने जो कीड़ों की तरह कुलबुला रहे थे, एक चेहरे का आकार ले रहे थे। दांतों की जगह नुकीले पत्थर थे। जैक, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमें एक नया कीपर चाहिए। मैं बेसमेंट में कूद गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने भारी अलमारी को दरवाजे के आगे खिसका दिया। अब मैं यहाँ नीचे हूँ। ऊपर से चलने की आवाज आ रही है। वो भारी लकड़ी के कदम, ठक ठक ठक। अब वो बेसमेंट के दरवाजे पर खरोंच रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे बेसमेंट के फर्श से कुछ उगता हुआ दिख रहा है। कंक्रीट के बीच की दरारों से मक्की के पौधे, ये यहाँ बिना धूप के, बिना पानी के कंक्रीट को तोड़कर उग रहे हैं। वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी जड़ें मेरे जूतों के चारों ओर लिपट रही हैं। अब मुझे समझ आ रहा है, उस स्केयरक्रो सिर्फ एक खोल नहीं था। असली क्रीचर तो ये खेत है, ये जमीन है जिसे कौन चाहिए। दरवाजा टूटने वाला है, लकड़ी चटक रही है, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। जैक, डरो मत, तुम अब हमेशा के लिए खड़े रहोगे, खेत की निगरानी करोगे। मेरे पैर, मैं अपने पैर नहीं हिला पा रहा हूँ। जड़ें मेरी त्वचा के अंदर घुस रही हैं। दर्द नहीं हो रहा, बस सूनापन है। मेरी उंगलियां सख्त हो रही हैं, बिल्कुल लकड़ी के जैसे। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। अगर आप कभी किसी खेत के बीच से गुजरो और आपको लगे कि स्केयरक्रो आपको देख रहा है, तो रुकना मत।
और अगर आपको मक्की के पत्तों की सरसराहट में अपना नाम सुनाई दे तो बस इतना जान लो कि वो मैं हूँ। मैं नया कीपर हूँ और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आओ ना, मेरे साथ खड़े हो जाओ, कतार में बहुत जगह है। तो दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी जैसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ अगली वीडियो में।